Welcome to Over Channel BAMS Notes Library by Dr. Jitender Gurab. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है वमन और विरेचन। तो पहले हम वमन समझते हैं। वमन क्या है? देखिए, जब भी हमारे शरीर में कफ दोष की वृद्धि होती है, जब भी हमारे शरीर में कफ दोष बढ़ता है, कुछ भी कहीं इंक्रीमेंट होता है, तो हमारे शरीर में कफ जनित व्याधियां उत्पन्न होने लगती हैं। यानी सारी जो कफ जनित डिजीजेज होती हैं वो सारी हमारी बॉडी में होना शुरू हो जाती हैं। और जैसे जैसे कफ की प्रधानता होती है, जाहिर सी बात है, जैसे ही कफ की प्रधानता होगी कफजन्य व्याधियां ही होंगी हमारे शरीर में। और इन सब विकारों में हम क्या कराते हैं? वमन कराते हैं। ठीक है, तो सीधा सा मतलब हम समझ गए कि कफ दोष की जब अधिकता होती है तब हमें वमन कराना होता है। वमन क्यों हम कराते हैं? उन विकारों से वमन कराने से हमारे शरीर से जो कफ होता है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी वमन की डेफिनेशन। अब हम समझते हैं विरेचन क्या है। विरेचन क्या है? जैसे ही पित्त दोष की वृद्धि होती है हमारे शरीर में, तो सेम वैसा ही है, पित्त जनित यहाँ पे तक व्याधियां होना शुरू हो जाती हैं। और इन विकारों में हम विरेचन कराते हैं। यानी पित्त की जब अधिकता होगी, इंक्रीमेंट होगा पित्त का, तो क्या होगा? पित्तजन्य डिजीज होना शुरू हो जाएंगी। और पित्तजन्य जब विकार बढ़ेंगे तब हम विरेचन कराते हैं। ठीक है, तो विरेचन कराने पे क्या होता है? गुदा मार्ग से हमारे जो दोष होते हैं, या कह सकते हैं जो रोगी होता है उसके गुदा मार्ग से दोष जो होते हैं वो निकल जाते हैं। और इन्हीं दोषों का जो निकलना होता है वो विरेचन कहलाता है। और विरेचन से आमाशय, हमारा हार्ट, लंग्स से जो भी दूषित पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं? वो बाहर निकल जाते हैं। और शरीर में क्या होता है? हमारी शुद्ध रक्त का क्या होता है? सर्कुलेशन होने लगता है, संचार होने लगता है। और ये तो मैंने आपको बताया ही कि विरेचन को इसीलिए पित्त दोष की प्रधान चिकित्सा भी कहा जाता है। ठीक है, और अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि किन डिजीजों में हम यूज कर सकते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, वमन के नीचे लिखा हुआ है ट्यूबरक्यूलोसिस, लेप्रोसी और साइकोसिस। तो ट्यूबरक्यूलोसिस को आयुर्वेद की भाषा में हम क्या कहते हैं? राजयक्ष्मा। और लेप्रोसी क्या हो गया? कुष्ठ रोग हो गया। साइकोसिस क्या हो गया? उन्माद हो गया। ये क्या है? एक मेंटल डिसऑर्डर होता है। साइकोसिस जो होता है वो एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर होता है। ठीक है, तो और कौन कौन डिजीजेस में वमन हम करा सकते हैं? तो एक होता है डायरिया में भी करा सकते हैं, जिसे हम अतिसार कहते हैं आयुर्वेद में। और अपची रोग हो गया, ऐसे बहुत सारे रोग हैं। ठीक है, हम कफ में करा सकते हैं, कास में, हृदलास जी में चलाना। आपने अगर आपने बुक की एक बार रीडिंग की होगी तो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये हो गई वमन की बात। अब हम देखते हैं विरेचन जो होता है उसे हम किन व्याधियों में यूज करते हैं, एज अ ट्रीटमेंट यूज करते हैं। तो स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, पहला पॉइंट लिखा हुआ है पेनफुल लंप, और आयुर्वेद में इसे हम गुल्म व्याधि नाम से जानते हैं। दूसरा है गाउट। गाउट को हम क्या कहते हैं? आयुर्वेद में इसे हम वात रक्त नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एब्डोमिनल स्वेलिंग, और इसे हम क्या कहते हैं आयुर्वेद में? इसे हम कहते हैं उदर रोग। ठीक है, तो ऐसी बहुत सी व्याधियां हैं जिनमें हम विरेचन का उपयोग करते हैं एज अ ट्रीटमेंट। तो अगर और भी व्याधियों की हम बात करें, और भी डिजीजेस की हम बात करें, तो अगर किसी को मलाशय संबंधी रोग है तो वहां पे भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, मूत्राघात है तो भी हम यूज कर सकते हैं। और हमारा हो गया कामला, हो गया जॉन्डिस में हम यूज कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी की जो वमन और जो विरेचन की योग की जो डिजीजेस हैं, जो रोग हैं, उसके बारे में ये बात हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि वमन के अयोग्य व्यक्ति कौन कौन से हैं। तो पहला हो गया हमारा, प्रेगनेंसी में हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, गर्भवती महिलाओं में हम नहीं कर सकते वमन। और दूसरा हो गया हमारा फास्टिंग है, भूखा। जैसे कोई डिप्रेस्ड है, बहुत ज्यादा सदा दुखी रहने वाला, बहुत ज्यादा दुखी है कोई। ठीक है, और नेक्स्ट हो जाएगा ओबेसिटी हो जाएगा, कोई बहुत ज्यादा मोटा है, स्थूल है।
तो वहां पर भी वमन को, इसको क्या माना जाएगा, ये लोग सारे जो है ये वमन के अयोग्य श्रेणी में आते हैं। और जितने भी हार्ट डिजीज वाले जितने भी पेशेंट है, हृदय रोगी हो गया, दुर्बल हो गए, ठीक है, उदर शक्त का जो भी पेशेंट हो गया, तो इनमें जो है वो हम लोग इन्हें क्या माना जाता है, वमन के ही सारे अयोग्य व्यक्ति हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, विरेचन के अयोग्य रोग क्या क्या है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया, तो विरेचन में क्या कौन कौन है, तो पहला तो हो गया डायरिया वाले जितने भी हैं, अतिसार रोग में नहीं करना है। और दूसरा हम ले मंदाग्नि हो गया, इनडाइजेशन, मंदाग्नि को ही हम अग्निमांद्य भी कहते हैं, और जिसके ऊपर बहुत ज्यादा स्मेह द्रव्यों का यूज किया गया हो, प्रयोग कराया गया हो, और जो बहुत ज्यादा शोष रोग से पीड़ित हो, इनको क्या करना चाहिए, इनको विरेचन नहीं कराना चाहिए, इनको विरेचन ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हो गई वमन और विरेचन के अयोग्य व्यक्तियों की बात। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वमन में औषध प्रयोग हमें क्या करना है। तो जैसा कि आज हम लोगों ने समझ लिया कि वमन जो है वो कफजनित व्याधियों में कराया जाता है, तो इसमें क्या करेंगे, तो इसमें भी हम जो औषध का प्रयोग करेंगे वो कफजनित रोगों के ही हिसाब से करेंगे। तो इसमें हम गर्म चीजें हो गई, ठीक है, उष्ण वीर्य वाली, फिर हो गई तीक्ष्ण और रस में कटु रस वाली, और औषध द्रव्य, इन सभी मतलब औषध द्रव्यों से हमको वमन कराना चाहिए। और ऐसे ही हम, और अगर ये पित्त जनित रोग होगा तो हम रस में मधुर लेंगे और वीर्य में शीत द्रव्यों का उपयोग करेंगे। ठीक है, और जैसे जब भी वात जनित रोग होंगे तो वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पर स्निग्ध हो जाएगा और अम्ल रस हो जाएगा, अम्ल और लवण भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी द्रव्यों से तैयार जो हम करेंगे द्रव्यों को, औषध का जो उपयोग करेंगे, तो इन्हीं औषध द्रव्यों का हम उपयोग करेंगे। ठीक है, तो ये हो गई वमन में औषध प्रयोग की बात। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, वमन की अवधि के बारे में, यानी कि ड्यूरेशन कितना होना चाहिए। तो इसका ड्यूरेशन जो है वो ये है कि जब तक हमें पित्त दिखाई ना पड़े, जब तक हमें पित्त का दर्शन ना हो जाए, तो उसी को देखकर हम वमन का जो सम्यक योग है उसको हम समझ सकते हैं। ठीक है, और ये देखने में कैसा होगा, कि या फिर ग्रीनिश होगा या फिर येलोइश होगा, हरा या फिर पीला दिखाई देता है। और अगर हम टेस्ट की बात करें तो ये स्वाद में खट्टा होगा या फिर खारा खारा सा कड़वा होता है, मतलब कड़वा समझ सकते हैं। ठीक है, और ये लच्छी के रूप में ये दिखाई पड़ने लगी, तो इसी को हम अंतिम अवधि मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गई वमन में अवधि की बात, ड्यूरेशन की बात। अब हम देखते हैं वमन का सम्यक योग क्या है। तो इसमें पहला होता है प्रसन्नता, ठीक है, मन का प्रसन्न होना। फिर होता है हेल्दी, स्वस्थता, ठीक है, स्वस्थ होना। फिर होता है स्वयं ही वो क्या करेगा, एक स्टेबिलिटी को फील करेगा, स्थिरता का अनुभव उसको होने लगेगा। तो ये जो सारी के लक्षण किसके हो गए, ये सारे होते हैं सम्यक योग की, यानी कि ठीक ठीक हुआ है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, नेक्स्ट है हमारा वमन का अति योग। इसके लक्षण क्या होते हैं, तो जब भी उसका अति योग हो जाएगा तो क्या होगा, तो उसको काफी ज्यादा जो मतलब उसकी वमन में जो होगा वो झाग झाग सा दिखने लगेगा हमें, और उसमें कुछ एक शाइन शाइन सा, और हमें ब्लड की उसमें क्या दिखेंगे, पार्टिकल्स छोटे छोटे दिखाई पड़ेंगे। और जो पेशेंट होगा जिसके ऊपर वमन कराया जाता रहेगा उसको कैसा फील होगा, उसको फेंटिंग सा फील होगा, जैसे वो फेंट हो रहा है। ठीक है, और उसे आयुर्वेद की भाषा में कहीं तो उसे दुर्बलता का अनुभव होगा, और काफी ज्यादा कष्टदायक जो होती है वात व्याधियां भी पैदा हो जाती हैं, ऐसा भी देखा गया है। ठीक है, तो ये हो गए वमन की अति योग के लक्षण। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि वमन की पश्चात कर्म क्या करना चाहिए। तो पहले तो देखिए उसको रिलैक्समेंट का मतलब, इन शॉर्ट उसे रिलैक्स करना चाहिए, आराम करना चाहिए। ठीक है, और आराम करने के बाद हम ये कह सकते हैं पेशेंट को आराम एक तरीके से कराकर उसके बाद उसको 3 प्रकार के धूमपान में से कोई भी एक धूमपान करा सकते हैं, और इसके बाद हम उसको स्नेहपान कराएंगे। ठीक है, और स्नेहपान करने
का पूरा हम क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन दे देंगे, एक तरीके से पूरा उसे हम उसे आदेश दे देंगे, ठीक है। तो इन शॉर्ट, पहला रिलैक्स कराना है पेशेंट को, फिर दूसरा धूमपान कराना है, तीनों में से कोई भी एक, और लास्ट स्टेप है हमारा स्नेहपान कराना है। तो ओके गाइस, अब हम नेक्स्ट वीडियो है स्नेहन और स्वेदन समझेंगे। तो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन एंड स्टे ट्यून्ड।